अस्सलामुअलैकुम। 8th क्लास बच्चों, ये आपका समर पैक है जुलाई का। इसका सलूशन सारा आपको मैं इस लेक्चर में सारा समझाऊंगी भी, और सारे नोट्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो आपने कुछ क्वेश्चंस इनमें से किए होंगे स्कूल में, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो आपने स्कूल में नहीं पढ़े, अब उनकी पूरे चैप्टर्स की डिटेल तो ज़ाहिर है यहाँ पे नहीं बताई जाएगी, लेकिन जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे जिस तरीके से सॉल्व होने हैं वो सारे मेथड्स आपको समझा दिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको सब की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बेहतर तो यही है कि इसको मेरे साथ साथ पहले इसको समझ लें सारा, फिर मेरे साथ साथ इसको आप लोग सॉल्व करें। लेकिन ध्यान से जो है ना वो सारे क्वेश्चंस को आपने समझना है, ठीक है। ऐसे नहीं आपने नोट कर लेने कि बस देख लिए आपके पास नोट्स बन जाएंगे, आपने इनको समझना भी है। अच्छा देखें, फ़र्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इस पेपर का, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट्स हैं। ऊपर लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी 7 क्वेश्चंस। एक तो ये कि आपने ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ 7 नहीं करने। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जितने भी कोई अगर चॉइस अंदर दी हुई है ना, तो आपने चॉइस को जो है वो ऑप्ट नहीं करना, ठीक है। आपने जो है वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टर्म A6 ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस वेयर A इज़ इक्वल टू 5, D इज़ इक्वल टू 3 एंड A6 हमने फाइंड करना है। अब ये सीक्वेंस, ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस है आपके पास, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। अच्छा देखें, बिल्कुल नीट आपने सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ऑल क्वेश्चंस मैंने ऊपर लिख दिया है, आपने भी सारे ही सॉल्व करने हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमने फाइंड करना है। अरिथमेटिक सीक्वेंस का सबसे पहले आप जो है ऊपर ये फार्मूला लिख लें। फार्मूला इसका क्या है, AN इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय D की वैल्यू आपको गिवन है, और इसके अलावा n जो है, ये जितने भी आपने देखें यहाँ पे जो टर्म्स आपके पास आ रही हैं A6, तो 6th इसकी टर्म आपने फाइंड करनी है। n की वैल्यू वही होती है जो आपने ये टर्म फाइंड करनी है, और इसके अलावा A की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये फार्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। अब ये सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं। A की जगह पे आप 5 लिखेंगे, प्लस ये सीक्वेंस आप फाइंड कर रहे हैं, जो टर्म आप फाइंड कर रहे हैं वो 6th है, 6 माइनस 1, और मल्टीप्लाइड बाय D की वैल्यू है 3। तो इसको कैलकुलेट कर लें। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला जो है इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें। 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू 15। तो 5 प्लस 15 इज़ इक्वल टू 20। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने फाइंड करनी है इंडिकेटेड ज्योमेट्रिक टर्म। ज्योमेट्रिक टर्म आपने फाइंड करनी है। इंडिकेटेड मतलब कि जो भी आपको यहाँ पे बताई गई है। जबकि आपके पास A की वैल्यू है 20, R की वैल्यू है 10, और A4 जो है ये आपने फाइंड करना है। अच्छा, अब ये देखें, आपके पास इसका जो ज्योमेट्रिक टर्म का या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या है, AN इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय R, और R की पावर है n-1, ठीक है। पहले वाला अरिथमेटिक सीक्वेंस था, अब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। n की जगह पे क्या है, ये 4, A4 हम फाइंड कर रहे हैं। A की वैल्यू गिवन है 20, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे, ये 10, और n की जगह पे क्या आ जाएगा, यही जो टर्म हम फाइंड कर रहे होते हैं, 4 माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर आ जाएगी 4 माइनस 1 3, और 10 की पावर 3 का क्या मतलब है कि ये हमने 3 टाइम्स 0 लिख देना है, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, फिर 20 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, लास्ट पे ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने इवेल्यूएट करना है यूजिंग फार्मूला। तो ये क्या है, 95 का स्क्वायर है। 95 पूरे का स्क्वायर है, तो ये इस तरह ही हम ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। अब फार्मूला हम यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लेते हैं। A माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो ये देखें, 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5। 95 को हम लिख लेते हैं 100 माइनस 5, 95 ही बन जाएगा ना। या अगर आपने यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगाना है तो आप 90 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, सेम आंसर आएगा दोनों सूरतों में। तो मैंने यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन वाला लिख लिया। अब ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। A माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB, 2 के साथ ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, और प्लस B स्क्वायर। वैल्यू सिर्फ आपने पुट करनी है। A की वैल्यू हमारे पास 100 है, और B की वैल्यू है 5। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लें तो ये हमारे पास इवैल्यूएट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें, इसको हमने फैक्टराइज़ करना है। तो जब भी आपने फैक्टराइज़ करना हो, उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है, जब भी किसी अलजब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करें,
तो सबसे पहले आप ये देख लिया करें कि क्या उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर तो तमाम टर्म्स में से कोई भी फैक्टर कॉमन आ रहा है तो पहले उसको लिख लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे इन सब में से हमारे पास 2p कॉमन आ रहा है। ये देखें 2 जो है ये तमाम कोफिशिएंट्स पे डिवाइड हो रहा है, तो इस वजह से या 2 जो है वो इन सब का फैक्टर है, तो हमने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया। इसके अलावा p 1 टाइम यहाँ पे है, 3 टाइम्स यहाँ पे है और 2 टाइम्स यहाँ पे है, तो एक बार तो सब में कॉमन है, उसको भी लिख लें। अब देखें यहाँ पे बाकी हमारे पास रह गया p माइनस ये रह गया 2p स्क्वायर और ये रह गया प्लस 2 4 8 p इसका ये कॉमन में आ गया। ठीक है, तो अब ये देखें ये अब मज़ीद आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ इसमें कॉमन लेने से ही इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने देखना है सब में से कॉमन कुछ आ रहा है। अब इन सब में से तो कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, ठीक है। तो अगर ना कॉमन आ रहा हो तो आपके पास ये जिस तरह 4 टर्म्स दी हुई हैं तो आपने 2 में से देख लेना है। ये पहले वाली 2 में से देखें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो, और नेक्स्ट 2 में से भी देख लें। तो पहले वाली 2 में से x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x माइनस 13, फिर माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x माइनस 13। अब ये ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को आप एक ब्रैकेट में लिख लें और ये वाली ब्रैकेट कॉमन है, इसको आपने एक ही बार लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको हमने जो है फैक्टराइज करना है। तो अब ये फैक्टराइजेशन में आपके पास जो है अलजबरा में आपने पढ़ा होगा, पहले 6th 7th में भी पढ़ा होगा, ज़ाहिर है। जो फार्मूलाज हम आमतौर पे यूज़ करते हैं वो ये होल स्क्वायर वाला होता है, a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला होता है, या फिर इसके अलावा क्यूब वाले फार्मूले होते हैं। अब जो ये वाली फार्मूला है ये इसके पैटर्न में लिखा हुआ है। ये देखें फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर है और दरमियान में माइनस का साइन है। तो दिस इज़ अ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ये देखें ये स्क्वायर्स का डिफरेंस है, दोनों ही जो है ये स्क्वायर्स भी हैं। अच्छा जी, अब ये देखें ये जो जब आपके पास आपने इसकी जो है वो क्या निशानी रखनी है कि ये स्क्वायर्स का डिफरेंस है। जब आपके पास दोनों वैल्यूज स्क्वायर वाली हों और दरमियान में माइनस का साइन आ रहा हो तो फिर ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। एक बार दोनों टर्म्स को माइनस करते हैं और एक बार दोनों टर्म्स को प्लस कर लेते हैं। तो ये देखें अब हमारे पास जो है ये 16a स्क्वायर माइनस 400b स्क्वायर। अब ये हमारे पास किसका स्क्वायर बन रहा है, 4a का स्क्वायर और माइनस ये बन रहा है 20b का स्क्वायर, ठीक है। 400 का आप स्क्वायर लेंगे तो वो 20b आ जाएगा और उस पर भी स्क्वायर है। तो अब एक बार हम इनको माइनस में लिख लेंगे और एक बार हम इन दोनों को प्लस में लिख लेंगे। अच्छा, अब ये नेक्स्ट देखें, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करने हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये देखें एक्सपोनेंट्स क्या हैं जो इनके ऊपर लिखे हुए। तो ये तो आप बच्चों को सबको पता होगा कि जब हम सेम बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। यही एक लॉ है एक्सपोनेंट्स के लॉज में से एक लॉ ये भी है। am मल्टीप्लाइड बाई an, ये इनकी पावर्स हैं, तो हम क्या करेंगे सेम बेस को एक ही बार लिख लेंगे और इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे लॉ लिखा है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, a की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर है 9, तो a सेम बेस है, इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, a की पावर 13 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना होता है कि या उस पर कोई फार्मूला अप्लाई करके, या अगर वो मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन कुछ भी उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होता है तो वो करके। अब यहाँ पे देखें सिंपल दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे इनके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ार 4 आएगा ये, ठीक है, 4 आ जाएगा। उसके बाद ये देखें जो भी हमने ऊपर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग ये x, यहाँ भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनकी पावर्स को -2 + 3 लिख लेंगे। फिर इसी तरह ये y वाली भी सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनकी पावर्स को 2 + 1 लिख लेंगे। यही आगे इसका रेफरेंस भी आपने देना है कि ये वाला हमने लॉ अप्लाई किया है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 4xy³। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिफाइन रेडियस। अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे रेडियस क्या होता है, ये देखेंगे एक सर्कल है ना, तो सर्कल का एक सेंटर होता है, सर्कल के सेंटर से लेके उसके सरकमफेरेंस तक किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस होगा। यानी किसी भी सर्कल के अंदर हम इन्फिनिटली रेडियस ड्रा कर सकते हैं, उसके लातादाद रेडियस हो सकते हैं। तो ये भी आपको एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये O से लेके A तक का या कहीं भी और आप पॉइंट लगा सकते हैं, तो वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा, सर्कल का रेडियस कहलाएगा। तो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, अ लाइन सेगमेंट। ये देखेंगे एक लाइन सेगमेंट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, इसके सर्कमफेरेंस पे कहीं भी कोई पॉइंट हो, इट इज़ हाफ ऑफ द डायामीटर, ये डायामीटर का हाफ होता है। डायामीटर क्या होता है, वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है, सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स का। अच्छा, ये देखिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन इसका हो गया कंप्लीट, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है
अटैम्प्ट एनी, ये भी आपने सारे ही करने हैं। थर्ड क्वेश्चन के भी सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा अब देखें यहाँ पे हमने लिखनी है डेफिनेशन है सबसे पहले डिफाइन पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल जो है ना, ये इस तरह से सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं या जो भी कोई हमारे पास इस तरह टर्म्स होती हैं, कोफिशिएंट आ रहा है उसमें कोई वेरिएबल होता है और ये प्लस माइनस के साइंस होते हैं, तो ये सारी इस तरह की जो हमारे पास एक कोई सेंटेंस बन जाता है, इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, अब पोलिनोमियल इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, जो मुख्तलिफ ये देखें वेरिएबल्स से और कांस्टेंट से, यहाँ पे कांस्टेंट्स भी हैं देखें इसमें 2, 3, 5, और यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऐसा जो मैथमेटिकल साइन होता है वो इनमें यूज़ किया होता है, और इसके अलावा नॉन नेगेटिव होल नंबर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो आपने बात याद रखनी है कि इसका जो एक्सपोनेंट होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, जो पावर होती है वो क्या होती है, हमेशा हम नॉन नेगेटिव लेते हैं। इसलिए जब भी हम अलजबरा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अगर हमारा आंसर में पावर जो है वो नेगेटिव में आ रही हो तो हम उसको रेसिप्रोकेट करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है। उसके बाद आगे फिर ये जो है वो सर्कल में से, ज्योमेट्री में से डेफिनेशन आ गई है आर्क ऑफ सर्कल। तो ये बिल्कुल आसान डेफिनेशन हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आर्क क्या होती है? अब आर्क की शेप का तो सब बच्चों को पता है कि जैसे एक बो की शेप होती है, रेनबो जैसे होती है, ये आर्क की शेप है। तो बस आप ये देखें पूरा सर्कल जो है ये एक आर्क की ही शेप है। ठीक है, देखें एक अगर आप मतलब आर्क को इस तरह से और खींचते जाएं और खींचते जाएं तो ये पूरा सर्कल बन जाता है। तो इसी सर्कल का ये जो दायरा सा ये बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, इस पार्ट को सर्कमफेरेंस कहते हैं, जो सर्कल की बाउंड्री होती है। तो इसकी यानी आप लिख सकते हैं कि सर्कल की बाउंड्री या सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट आप ले लें तो वो सर्कल की आर्क कहलाती है। ठीक है, एन आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इट इज़ द कर्व्ड लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल के 2 पॉइंट्स के दरमियान में ये कर्व्ड लाइन होती है, कर्व्ड ये मुड़ी हुई लाइन, और इसकी इस तरह से आपने एग्जांपल भी दे देनी है। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो ये देखें, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये कोई इंटरलिंक्ड नहीं है कि आपने इससे पीछे पूरा चैप्टर भी पढ़ा हो तो फिर ही आपको इसकी समझ आएगी। यानी इसका जिस तरह फार्मूला होता है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, कोई भी ट्रायंगल जो होती है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 6, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ठीक है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर उन 6 कंपोनेंट्स में से हमें कोई से 3 कंपोनेंट्स पता हों तो बाकी के 3 हम फाइंड कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे अब ये देखें, जिस तरह ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है तो इसमें एक एंगल का हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें साइड्स की मेजरमेंट फाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है जो एक मैथमेटिशियन पिथागोरस के नाम पे रखा गया, उसने ये जो है फार्मूला ड्राइव किया था। इसमें क्या होता है कि अब आपने ये याद रखना है कि जो 90 वाली ट्रायंगल होती है ना, उसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और वो सबसे बड़ी सबसे लंबी लेंथ होती है। बाकी जो भी 90 के जो इसके साथ आ रही है एडजेसेंट साइड्स, एक ये वाली, इसको हम कहेंगे बेस, और जो हाइपोटेनियस के ऑपोजिट साइड है उसको हम कहेंगे आल्टीट्यूड। ठीक है, ये 3 इसकी साइड्स हैं। अब देखें यहाँ पे अननोन क्या है? हाइपोटेनियस। तो हमने यूज़ करना है पिथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम इज़ इक्वल टू द थर्ड वन, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सिंपल छोटा सा फार्मूला है, लेकिन आपने ये याद रखना है, मैंने एच किसको लिखा हुआ है? हाइपोटेनियस को, ये जो 90 के सामने वाली साइड है। बेस मैंने किसको लिखा हुआ है? ये जो यहाँ पे इसके साथ 90 के साथ इसकी ये एडजेसेंट साइड है। और आल्टीट्यूड मैंने किसको लिखा है? जो हाइपोटेनियस के ऑपोजिट साइड है। ठीक है, इसके सामने फ़िलहाल जो आ रही है। बाकी इसके और भी कॉन्सेप्ट हैं कि आल्टीट्यूड और बेस का आपने कैसे पता चलाना है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको ही याद रखें। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ पुट कर दें और ये कैलकुलेशंस तो आप कर ही सकते हैं। अभी देखें 5 5 25, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 169। हमें वैल्यू किसकी फ़ाइंड करनी है? सिंगल एक्स की। तो हम दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 सेंटीमीटर्स। अब ये तो आपको पता होगा कि जब हम हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं तो हमारे पास प्लस में भी उसकी वैल्यू आती है और माइनस में भी आती है। ठीक है, प्लस में भी आती है और माइनस में भी, लेकिन यहाँ माइनस हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लेंथ ये जो होगी हाइपोटेनियस की, ये हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट आ गया, आपने फाइंड करना है फाइंड सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड, अब कर्व का आपको भी पीछे मैंने जब वो आर्क का बताया तो तब मैंने आपको बताया ना कि कर्व, ये कर्व की शेप है।
ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ऐसे कर्व की ही सरफेस का एरिया जो है वो हमने फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला ये होता है 4πr²। ठीक है, जब ये भी सर्कल से ही रिलेटेड है ना, तो सर्कल के जो भी फार्मूले आप पढ़ेंगे ना उनमें पाई जो है वो लाजमी आएगा, क्योंकि पाई जो होता है ना वो पूरे सर्कल के एंगल्स से उसका जो है वो रिलेशन होता है। ये उसका फार्मूला है 4πr²। तो आपको वैल्यू जो है यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, देखें ए की वैल्यू आपको यहाँ रिक्वायर्ड है रेडियस की, आर रेडियस को शो कर रहा है, और रेडियस भी आपने भी पीछे पढ़ा है क्या होता है। तो ये वैल्यू गिवन है आपके क्वेश्चन में 3.5। तो आप सिंपल अंदर वैल्यूज़ पुट करें और इनको कैलकुलेट कर लें। तो उसके बाद ये क्योंकि हम राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखते हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगाया, और क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया का आंसर हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, इसमें हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, ये भी सर्कल की ही एक टाइप है, सर्कल ही होता है। तो इसका उन्होंने आपको दिया हुआ है डायामीटर 10 सेंटीमीटर। फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3πr³। अब r³ है यहाँ पे, या आप यहाँ पे लिख सकते, ये जो मतलब r³ है ना, अब ये हमने पहले पढ़ा है कि जो मैंने आपको रेडियस की डेफिनेशन में बताया था कि रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायामीटर। ठीक है, डायामीटर का आप हाफ ले लें तो वो क्या बन जाएगा रेडियस। क्वेश्चन में क्योंकि डायामीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का हाफ क्या हो जाएगा 10/2। तो आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो फिर आपने ये जो इसकी रेडियस की वैल्यू है, इस फार्मूले में देखें सिर्फ आपने रेडियस की वैल्यू पुट करनी है और उसका क्यूब लेना है। तो 5 का क्यूब आ जाएगा 125, और ये सारी इनको कैलकुलेट कर लें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और जो वॉल्यूम होता है इसमें देखें अब रेडियस कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 टाइम्स होगा तो 3 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे ना, एक बार सेंटीमीटर फिर सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आपने याद रखना है हमेशा जब भी आप एरिया फाइंड करेंगे तो आपका जो आंसर होगा उसके साथ आप यूनिट जब लगाएंगे तो आप स्क्वायर यूनिट लगाएंगे। जब आप फाइंड करेंगे वॉल्यूम तो उसके आंसर के साथ आप क्यूब वाला यूनिट लगाएंगे, और जब आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो फिर आप सिंगल यूनिट लगाएंगे। नेक्स्ट फिर हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही फाइंड करना है। नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं था, ये एक कोन है। यहाँ पे आपने वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना। ठीक है, कोन। तो कोन का वॉल्यूम जो होता है, अब कोन में देखें कोन की शेप यूँ होगी। अब ये ऊपर इसके स्फीयर भी बन रहा है, ये जो सर्कल की शेप है, और नीचे ये कोन की शेप भी बन रही है। अब कोन की शेप में हाइट भी आ जाएगी और इसका रेडियस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले में दोनों ही यूज़ होंगे। इसका फार्मूला बन जाएगा 1/3πr²h। ठीक है, जैसे ये स्फीयर का फार्मूला है तो πr³ है, यानी यहाँ पे तीनों टाइम्स लेंथ जो है वो रेडियस वाली है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हाइट भी आ रही है तो 2 लेंथ्स रेडियस वाली हो जाएंगी और एक हाइट हो जाएगी उसकी। तो अब फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट कर लें। वैल्यूज़ आपके पास हैं, r की वैल्यू है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और ये r लिखना है यहाँ पे। r की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, h की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करें। ये देखें, अब आप इनको कैलकुलेट कर लें, सिर्फ कैलकुलेशंस आपने करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब्स में आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन मॉड। मॉड का मतलब होता है जो ज़्यादा बार आ रही होती है वैल्यू, मॉडरेट हो रही होती है, मतलब ज़्यादा उसकी जो है वो तादाद होती है। तो अब ये जो यूनिट है ना आपका, ये भी आपने पढ़ा नहीं होगा अभी, ये होता है डाटा एनालिसिस वाला यूनिट। ठीक है, मैथ्स की ब्रांच स्टैट्स है तो उसका ये यूनिट है, वो वाला ये चैप्टर है आपका। इसमें जो भी डाटा हमारे पास होता है ना, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको समराइज़ करके, जैसे किसी जगह की पॉपुलेशन कितनी है, किसी स्कूल में बच्चों का रिज़ल्ट कैसा है, तो उसको समराइज़ करके जैसे हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो सारे इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। तो उसी में ये मॉड भी है। मॉड का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू जो किसी भी डाटा सेट में कहीं से भी ऑब्जर्वेशंस ली हों तो उनमें जौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही होती है उसको हम कहते हैं मॉड। तो मॉड इज़ अ वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डाटा सेट। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा दफ़ा आ रही हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 8th वाला पार्ट है डिफाइन सीकेंट। सीकेंट भी सर्कल की ही एक चीज़ है कि देखें, सर्कल जो होता है ना उसके दरमियान से अगर आप इस तरह से कोई लाइन ऐसी गुजारें जो सर्कल के सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। ठीक है, टच नहीं कर रही, उनको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उनमें से गुजर के जा रही है। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। यही इसकी डेफिनेशन है। सीकेंट इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स, जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे।
अच्छा, इसके बाद ये देखें आगे हम आपने फार्मूला लिखना है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। यही जो मैंने आपको पहले चैप्टर आपका बताया कि डाटा एनालिसिस वाला एक चैप्टर होगा आपका, डाटा हैंडलिंग शायद लिखा होगा, ये भी उसी का क्वेश्चन है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक वैल्यू होती है जिसके ज़रिए हम डाटा को समराइज़ करते हैं, उसको आसानी से पढ़ने के लिए, आसानी से समझने के लिए वो फाइंड करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने सिर्फ फार्मूला लिखना है। उसके ये 2 फार्मूले होते हैं, अब ये आप इसको लिख लें, याद कर लें। तो ये इस तरह से या ये वाला भी लिख सकते हैं आप, और या फिर ये वाला भी लिख सकते हैं। अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें ये वाला आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला। तो फ़िलहाल फिर आप ये वाला कर लें या दोनों आप लिख लें, दोनों ही याद कर लें, ठीक है। अब चलें, फ़िलहाल ये आपने इतने ही आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको करवाऊँगी। इतने आप फ़िलहाल जो है अपने कंप्लीट कर लें क्वेश्चन। अल्लाह हाफ़िज़।